हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एक अच्छी रणनीति के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। अब तक जो भी मैंने सेशन लिए हैं उसमें मैंने फिजिकल, मेडिकल वगैरह की और अलग अलग वैकेंसी के बारे में बात की थी। हाँ, तो आज का वीडियो हमारा कुछ स्पेशल होने वाला है। उन स्टूडेंट के लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में फेल होते हैं, 1, 2 या 5 एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, कोई ओवरयूज़ हो रहा है, तो एक खास उनके लिए अच्छा एक वीडियो, मोटिवेशन वीडियो मान सकते हैं हम इसको। क्योंकि आज हमारे बीच में है मेरे साथी प्रेम भाई हैं, जो अपने नागौर के मेरे साथी हैं हमारे पास के। तो 2020 में जब हम पहली बार मिले थे तब हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। क्योंकि उस टाइम 2020 की जो वैकेंसी थी दिल्ली पुलिस की, उसका फिजिकल का टाइम था जब हम दोनों जोधपुर में मिले थे। जोधपुर के ग्राउंड में अचानक ऐसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि इनकी रेस अच्छी चल रही थी। मैं इनको देख रहा था, फिर मैंने इनको पूछा कि आप किसकी तैयारी कर रहे थे, तब इन्होंने बताया था कि मैं दिल्ली पुलिस की करता हूँ। वहीं से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि उस एग्ज़ाम में फेल हुए। लगातार 7 से 8 एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर, जो एसएससी सीपीओ के थ्रू होता है, वो उन्होंने क्वालिफाई किया। और अभी इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी दिल्ली में है। फिलहाल तो सीआरपीएफ जो कैंप है दिल्ली में, वहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक सब इंस्पेक्टर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है। और काफ़ी चुनौती भरा इनका एक दौर था, क्योंकि लड़कों के लिए, क्योंकि जो भी मेरे साथी हैं उनके लिए अगर कोई एक भी एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। तो अब हम आज की वीडियो में हम पूरा इनसे जानेंगे कि जो ये दौर था जब इन्होंने 12th क्वालिफाई की, पहला एग्ज़ाम दिया दिल्ली पुलिस का, उसमें फेल हुए, दूसरे में फेल हुए, और किस तरह इन्होंने तैयारी की थी, क्योंकि इसमें कोरोना का टाइम था। तो सारी बात हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रेम, तो अभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो फिलहाल कहाँ चल रही है? अभी सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम चौधरी है। मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। हाल फिलहाल में मेरा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है, ऐसे सीपीओ के थ्रू होता है। और अभी मैं ग्रुप सेंटर दिल्ली में हूँ। यहाँ लगभग हमें 2 महीने हो चुके हैं। और अभी मतलब नॉर्मली हमारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। इसके बाद हमें ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजेंगे, या तो हमें तमिलनाडु भेजेंगे या फिर मुदखेड़ महाराष्ट्र भेजेंगे। लेकिन अभी इस बारे में कंफर्म नहीं है, अभी हम ग्रुप सेंटर में हैं। अच्छा, तो नागौर में किस जगह से? मैं नागौर में लाडली तहसील से। तो शुरुआती 12th किस साल हो गई क्या? मेरी 12th 2018 में हुई और 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, यानी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपने ग्रेजुएशन से पहले दे दिया था? बीच में दे दिया था। ये बात करीब 2020 की है। हाँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अमित ने जैसे कि बताया कि हम पहले मिल चुके हैं, वो बिल्कुल सही है। हम लगभग 2020 की बात है, हम दिल्ली पुलिस का पेपर क्लियर होने के बाद सीएपी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान हमारी मुलाकात ग्राउंड में हुई थी। हम दोनों रेस एक साथ ही पास करी। अमित भाई का फाइनल हो गया था और मेरा हुआ नहीं था। रेस में एक बात बताना चाहूँ तो इनका फिजिकल सबसे अच्छा था, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी। इनका जो फिजिकल हुआ था, किस तारीख को था आपका फिजिकल? मेरा फिजिकल था 29 जून को, और 29 यानी पहले दिन ही? 29 पहले दिन ही था, वो भी वजीराबाद सेंटर में जी। और आंधी चल रही थी बहुत भयंकर। हाँ, उस दिन भी। और इनके जो, अगर मैं बात करूँ, जो कहते हैं ना मेरा फिजिकल कमज़ोर है, मेरा सिन पेन ज़्यादा हो रहा है, तो सिन पेन से इनके पैर सूजे पड़े थे। रात को इन्होंने मुझे लास्ट में कॉल किया था कि क्या करूँ मैं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, दौड़ नहीं पाते। लास्ट 10 दिन इन्होंने दौड़ नहीं की थी। राम का नाम लेके उस दिन दौड़े थे। पैरों की हालत ऐसी हो रखी थी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा होता ना तो उस दिन फिजिकल नहीं, वो करने भी नहीं जाता, उस सेंटर के पास भी नहीं जाता। फिर भी इन्होंने फिजिकल का टाइमिंग क्या था लगभग, क्या होगा ऐसे फिजिकल का टाइम हमें जल्दी दौड़ा दिया, लगभग 8 साढ़े 8। अच्छा, कितने मिनट में क्लियर हो गए? तो मेरी रेस हो गई थी लगभग 5:38 के अंदर लगभग, और मैं ग्रुप में थर्ड था। तो अब बताओ कि जो लड़के ये कहते हैं कि हमारा 6 मिनट में नहीं होता, 6.5 मिनट टाइम आता, 60 मिनट आता है, इतने हालत ख़राब होने के बाद, और बॉडी आप देख भी सकते हो हम दोनों की एक जैसी है। रेस में मतलब ग्रुप में थर्ड आना और टाइमिंग का 5:38 आना, मेरा खुद का टाइमिंग 5:39 था। इनसे भी 1 सेकंड मैंने ज़्यादा लिया था। लेकिन मुझे इतनी दिक्कत वगैरह फेस नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि जब हमने जोधपुर में साथ में फिजिकल प्रैक्टिस की थी तब भी इनकी हालत काफ़ी उस टाइम ख़राब थी। फिर आपको पता है कि कोरोना की वजह से एक्सटेंड हो गया था, वापस गांव में चले गए थे, गांव में प्रैक्टिस की। और बाकी जैसे अब बताओ कि इनके नंबर कितने थे आपके उसमें? मेरे 63 मार्क्स थे और फाइनल में आउट हो गया था मैं, लगभग 4 मार्क्स कम पड़ गए थे मेरे उसमें। हाँ। और इसी के बाद जब नहीं हुआ तो मैं 2022 की बात है, लगभग मई के अंदर मैं जयपुर चला गया था। तो जयपुर मैंने सेल्फ कोचिंग, सेल्फ तैयारी करी। और मैं अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने इंग्लिश नीतू सिंह मैम से पढ़ी है, और बाकी मैथ्स मैंने लगभग पूरी यूट्यूब से पढ़ी है, किसी को टीचर का सहारा नहीं लिया। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करी है मैंने। और इसी बीच ही सबसे पहले अगस्त की बात है, मेरा सबसे दिल्ली पुलिस के बाद दूसरा पेपर क्लियर हुआ, वो CGL था।
CGL का फ्री हो गया। मेरे मार्क्स तो 128 थे पर हो गया क्लियर, 117 कट ऑफ थी उसके अंदर। उसके बाद उसका मेंस हो गया क्लियर, उसके बाद उसका स्किल टेस्ट भी हो गया पर फाइनल में आउट हो गया था। उसके बाद CHSL का पेपर क्लियर हुआ, फ्री हो गया। CHSL में मेंस भी दे लिया, तो पहले डिस्क्रिप्ट होता था, आजकल तो सिस्टम बंद हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद टाइपिंग होती थी, टाइपिंग तक मैं पहुंचा था और फाइनल में आउट हो गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी हुआ, जो इस बार हुई थी। दिल्ली पुलिस में भी सेम यही कहानी हुई थी। नंबर तो इस बार बहुत अच्छे थे, 73 पर PT नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि ठंड इतनी भयंकर थी, पैरों की बहुत हालत खराब थी और फिजिकल क्लियर नहीं हो पाई। सेम यही कंडीशन चंडीगढ़ पुलिस में भी रही थी। मैंने चंडीगढ़ पुलिस में मेरे 84 मार्क्स थे, पर उसमें मैं 1 सेकंड से फिजिकल में रह गया। इसके अलावा और भी कई पेपर क्लियर हुए मेरे, लेकिन एट द एंड जब 2023 की बात है, CPO का क्लियर हुआ, उसमें प्री के अंदर 160 मार्क्स थे मेरे। उसके बाद फिजिकल हो गया आराम से, और मेंस मेरा लगभग 8 जनवरी को था। और इसी 8 जनवरी के पेपर के चक्कर में मैंने PT की तैयारी नहीं करी दिल्ली पुलिस में, और मैं लगभग 3 दिन दौड़ा था और मैं ज़्यादा कुछ नहीं रहा था, शायद 7-8 सेकंड से ही रहा था, नहीं हुआ। और साथ ही फरवरी में इसका मेंस का रिजल्ट आ गया CPO का, और लगभग 11 मार्च को मेरा मेडिकल था, तो मेडिकल 4 दिन चला। उसके बाद 5 अप्रैल को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, और CRPF में सब इंस्पेक्टर के तौर पर मेरा पूर्ण चयन हो चुका। और अभी मैंने 28 मई को ज्वाइन किया था ग्रुप सेंटर दिल्ली में, और अभी लगभग 2 महीने हो रहे हैं। और इसके बाद हमें ट्रेनिंग पे भेजेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वो जहाँ भेजेंगे, या तो तमिलनाडु कोयम्बटूर में या फिर मुदखेड़ महाराष्ट्र में। ये कुछ जर्नी रही। 7-8 एग्ज़ाम फेल होने के बाद ये 8वां एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो ये सोच के बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना कि मैंने 7 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, 8 हो गए, फेल हो रहा हूँ, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। सारे क्लियर थे, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं फाइनल में आउट हो रहा था। हाँ, यही होता है भाई, कोई लास्ट फाइनल में रहता है, कोई शुरू में फिजिकल में रह जाता है। बट मम्मी पापा और दोस्तों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे हमेशा। किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव होना ही नहीं है, जो बस पढ़ाई करो, आप कुछ नहीं करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू लगे रहोगे तो एक ना एक दिन होगा जरूर। आप बस बंक नहीं मारना चाहिए। ये बात सही, और बीच में गैप नहीं डालना है। गेप नहीं डालना। अगर गैप भी ऐसा डालो कि अपना ऐसा बेसिक तैयार करो अच्छे से कि कभी भी वापस 5 साल बाद में भी कि आप शुरू करो अगर तैयारी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि लगभग 3 साल बाद में मैं वापस से तैयारी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बाद में मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरा बेस उस टाइम का अच्छा बना हुआ था, उस वजह से मैं अब SSC की आगे तैयारी करूँगा। अब जैसे प्रेम भाई, जैसे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई। कई लड़के मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि हम इसमें हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हो पाया, अब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, घर वाले ऐसे कह रहे हैं। और जैसे लड़कियां हैं कुछ कह रही हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब लगनी है। और जैसे मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है। जब उनको ऐसे बोल देना कि अगली साल आ रही है, तो उनके मैसेज आते हैं कि आप अभी से वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं। सारे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि वैकेंसी 2 महीने में 4 महीने में आ रही है। तो वैकेंसी को 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो जो भी साथी हैं बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। वो इनकी जो एक जर्नी इन्होंने बताई थी, उसमें एक बात आपको खुद को ढूंढनी चाहिए कि हमें लगातार अब टिके रहना चाहिए। इन्होंने जो रणनीति बनाई थी कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन एक अपने ले के साथ तैयारी कर रहे थे, काफ़ी अच्छी जिनकी जर्नी थी। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी पूरी होने के बाद में एक बार ट्रेनिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं जयपुर गया था इनके पास में, इनके रूम पे, जो कि अपने जयपुर में पड़ता है, अपने टोंक रोड आपने सुना होगा, जो जयपुर के साथी हैं। तो उनके पास में इन्होंने रूम ले रखा था। इनके साथ में लगभग 4 लड़के रहते थे। तो मैं जब शाम को इनके रूम पे पहुंचा था, तो इनके रूम की जो मैंने हालत देखी थी, जहाँ देखो बस नोट्स और किताबें, इसके अलावा कुछ अलग से, और ना ही अलग से कोई कोचिंग करते थे। जैसे कि इन्होंने बताया था कि इन्होंने इंग्लिश है वो नीतू सिंह मैम से पढ़ी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ी थी वो भी। और इसके अलावा मैथ इन्होंने पूरी खुद से ही पढ़ी थी, अलग से कहीं ऑफलाइन कोचिंग की नहीं है। तो इन्होंने जो सबसे अच्छी बात है, इन्होंने अपना बेस अच्छा बना के रखा था। उस वजह से 1 नहीं 2 नहीं, लेकिन 8वें एग्ज़ाम में इनको सफलता मिली है। थोड़ी देरी से मिली है, इतनी भी देरी से नहीं मिली है कि ओवर एज हो गई। एज क्या हो गई है आपकी? लगभग 22 एज है, यानी मान सकते हो कि 22 साल की उम्र में 8 एग्ज़ाम इन्होंने दे दिए। लगातार इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी की। सबसे बड़ी बात मुझे इनकी अच्छी ये लगी कि इन्होंने कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लाई थी, कभी भी। जब भी मैं इनसे फ़ोन पे बात करता तो ये अपने मतलब सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में यही बात करते थे। कभी मैंने इनके मुंह से नेगेटिव बात नहीं सुनी कि यार ऐसा हो गया, अब क्या होगा, बार बार फेल हो रहा हूँ, कभी भी नहीं।
तो जैसा कि हम सिलेबस के बारे में बात करें कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है, सारे एग्जाम के लेवल लगभग एक जैसे अलग अलग हैं, मतलब सिलेबस लगभग थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। हाँ, लेवल ऊपर नीचे है। तो एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के हैं, तो उनके लिए बेस अच्छा करने के लिए सबसे पहले जीके के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, जीके के लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा तो मेरे हिसाब से आपके पास एक तो रिसेंट बुक होनी चाहिए। हाँ, और उसके अलावा एक कोई भी PYQ सोर्स ले लो आप, कोई भी जो आपको किरण publication ले लो, पिनेकल, जो आपका मन करे एक दो बता लो। बस आपको 2 किताब रखनी है, उसके अलावा किताबों के पीछे नहीं भागना है। जितना कम कंटेंट होगा उतना ही फायदेमंद रहेगा। हाँ। क्योंकि अब जैसे मेरे पास 5 किताबें हैं, तो मैं 5 किताबों को पढ़ूंगा तो मुझे 5 महीने लग जाएंगे, तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 2 होगी तो शायद मैं 1-1.5 महीने पढ़ूँ, दोबारा पढ़ दूंगा, 5 महीने लगभग 3 बार पढ़ दूंगा। पर कंटेंट ज़्यादा नहीं रखना, कम रखना है, रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। और बाकी एसएससी की तैयारी करें तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सिलेबस ले लो, कोई भी जो मन करे आप उस टीचर का ले लो, सारे टीचर अच्छे हैं हमारे, सारे अच्छे हैं कोई भी। और जितना कम कंटेंट रखोगे उतना फायदे में रहेंगे। और जैसे अगली बात हम करें कि जो 12th पास नए कैंडिडेट हैं, उनको आपने जीके के बारे में आपने बता दिया कि जीके हमें कम से कम कंटेंट रखना चाहिए। जो लूसेंट की जो आपने बुक बताई है सबसे अच्छी है, उसके अलावा पिनेकल और किरण पब्लिकेशन की है। मेरे पास भी देख सकते हो सारी किरण पब्लिकेशन की बुक है, अलग से मैं कोई बुक नहीं रखता, बस इन्हीं से पढ़ता हूँ। अब इससे हम MTS से लगा के CGL लेवल तक का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं इन 4 बुक से। तो इसके अलावा हम अलग बुक क्यों रखें। अगर हम बात करें मैथ के बारे में, तो मैथ के लिए कौन सी सब्जेक्ट बुक अच्छी लगती है आपको। देखो, मैथ के बारे में मेरा खुद का पर्सनल बताना चाहूँगा। तो जैसे मैंने कही तो एक टीचर है अमित वर्मा सर, तो उन्होंने यूट्यूब पे क्लास लगा रखी है कुछ गणित की पंचायत के नाम से। उन्होंने लगभग 1 साल अर्थमेटिक पढ़ाई। वो टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने खुद ने केट एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है। तो मैंने अर्थमेटिक तो मैथ वहाँ से क्लियर करी है। उसके अलावा पवन राव सर का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने एडवांस क्लियर करी है। तो मैंने मैथ्स को मतलब अपने आप से टाइम दिया है। और उसके अलावा मैंने राकेश यादव सर की लाल किताब के नाम से फेमस है, लगभग 1500 पन्ने आते हैं, 1600। मैंने उस किताब को 4 बार पढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट मैंने मैथ्स नवंबर 2022 में पढ़ी थी, उसके बाद मैथ्स नहीं पढ़ी। और एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे 6 एग्जाम में मैथ्स में 50 में 50 नंबर हैं। आपको एक बार टाइम देना है, आपकी कभी भी देर हो जाए। मैथ्स को सिर्फ एक बार पढ़ना है और इतना पढ़ दो कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी किताब उठा लो, बस चेंज भागना नहीं है कि आज मैं वो किताब ले लूँ, वो ले लूँ। उन किताबों के पीछे जो आपका मन करे, किरण की ले लो आप, राकेश यादव सर की ले लो, खूब किताबें मार्केट में चलती है, आपको जो मन करे वो किताब ले लो। पर एक किताब से रखना है। अब एक किताब कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना है, उसके बाद मैथ को हमेशा के लिए रख दो, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, क्योंकि एक बार स्टेबिलिटी बन गई तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने पवन राव सर का नाम लिया है, मैं अपने आज तक मेरी जो भी स्टडी की जर्नी थी पूरी 10th 12th जो भी मैंने कॉलेज भी किए, इसके अलावा ग्रेजुएशन वगैरह सारी की, इसमें जितनी भी कोचिंग की अलग अलग, जोधपुर से मैंने कोचिंग की, जयपुर से की है। लेकिन पवन राव सर ऐसे टीचर हैं, मदर्स एजुकेशन नाम की जो कोचिंग है जयपुर में, वहाँ पे मैंने CGL की कोचिंग की थी। लेकिन जो मैथ का टीचर था वो पवन राव सर हमें हमारे बैच में नहीं आए थे। उस वजह से मैंने मैथ की क्लास जब भी होती मैं उस टाइम निकल जाता। और मैथ के लिए उनके जो यूट्यूब पे चैनल है पवन राव सर की, उनकी काफ़ी अच्छी क्लास है। सबसे अच्छे जो टीचर मैं राजस्थान में सबसे अच्छे मानता हूँ वो है पवन राव सर। मतलब उन्होंने अपना ऑनलाइन कोर्स हो चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं भी एक लाइन की भी कमी नहीं छोड़ी है, काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने। बेस इतना मजबूत कर दिया क्योंकि 3 साल पहले मैंने लगभग लास्ट में पवन राव सर से मैथ पढ़ी थी। और आज भी मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने वापस मैथ पढ़नी शुरू की है। वो का वो बेस बना हुआ है, थोड़ी बहुत वापस रिवीजन से मेरा वापस है वो मैथ अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक स्टेबिलिटी बन जाएगी अगर बेस अच्छा हुआ तो। सिर्फ एक टीचर को पकड़ना है, ऐसा नहीं कि हाँ जैसे मेरे इस दोस्त ने ऐसा कह दिया, घर वाले उस टीचर का कह रहे हैं, ऑनलाइन कहीं और का बता रहे हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है, एक बार जो आपको अच्छा लग जाए सिर्फ आपको उसी के पीछे पड़ जाना है। क्योंकि आप 10 जगह अगर आप क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में आप 10 जगह सुनोगे, उससे अच्छा है किसी एक से ढंग से सुन लो। मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ कि एक जने से आप अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपका अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। और जैसे मैथ की बात करें तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैथ आती है तो उसमें आंकड़े वही रहते हैं, कोई चेंज होने नहीं है। इसलिए अलग अलग किताबों का प्रयोग मत करो, एक कोई अच्छी किताब पकड़ लो। जैसे कि प्रेम भाई, अब आपने इंग्लिश वगैरह कहाँ से पढ़ी वो एक बार बता दो। इंग्लिश मैंने लगभग 5-6 महीने मैंने घर पे ही तैयारी करी 2022 जयपुर जाने से पहले। तो मैंने नीतू सिंह मैम का इंग्लिश का स्पेशल 20 कोर्स ले रखा था, तो उससे मैंने इंग्लिश पहले वो ग्रामर पूरी पढ़ ली। उसके बाद मैं नीतू सिंह मैम ने जो प्रैक्टिस दी थी वो सारी किए। उसके बाद मैं किताब लाया किरण पब्लिकेशन,
टेंथ एप्लीकेशन में सारे टॉपिक वाइज अलग अलग दे रखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे स्टार्टिंग में ईरर के दे रखे हैं, फिलर, उसके बाद क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट वगैरह, फिर वोकेब सारे अलग अलग। तो आपको एक किताब को जैसे उसमें 1000 ईरर की क्वेश्चन है, तो आपको एक बार में शुरू में टाइम लगेगा, फिर आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। उससे आपको मतलब ग्रामर के वो रूल अपने आप रट जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, बार बार बिल्कुल क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बस बहुत सिंपल है, आपको एक टीचर को पकड़ लेना है जो आपका मन करे वही, और किरण ले लो चाहे पिनेकल ले लो, कोई भी किताब ले लो जो आपको अच्छी लगे, बस 2 किताबें नहीं पकड़नी, एक किताब का और रिवीजन ज़्यादा करना है। इसमें आपके सीपीओ में कितने मार्क्स थे प्री में? सीपीओ में मेरे प्री में 160 थे, और मेंस में 200 का होता है, प्री 160 200 में थे, और मेंस में पूरा इंग्लिश का आता है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर का, उसमें मेरे थे 151। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो अंग्रेजी थोड़ी वीक ही रही है हमेशा से, बहुत मेहनत करने के बाद ही इतने मार्क्स आए हैं। और ओवरऑल स्कोर मेरा 400 में से 311 था, और सीआरपीएफ पोस्ट मुझे इसमें अलॉट हुई है। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे एक मेरी सिस्टर ही है जो काफ़ी टाइम से पिछली बार भी उसने तैयारी की थी दिल्ली पुलिस की, उसका और वैसे काफ़ी स्टूडेंट है जिनका एक क्वेश्चन था कि लगभग उसने, वो अभी वीडियो अगर देख रही होगी तो कुछ समझ जाएगी, उसने 20 बार मुझसे एक बात पूछ ली कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। एसएससी का सीधा सिस्टम है, अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है तो जितने पीवाईक्यू दे रखे हैं आपने, अगर सारे के सारे लगभग पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यू आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेंड यही चलता है कि पिछले 2-3 साल के सवाल रिपीट होंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं करना, पिछले 3 साल के एग्जाम सवाल उठा लेने सारे सब्जेक्ट के। रीजनिंग को छोड़ दो एक बार, रीजनिंग के बाद में करेंगे ना। 3 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगभग 3 साल के, और आपको सारे लगभग 3-4 बार निकाल देंगे। उसके बाद आप ये मान के चलो आपके 85 क्वेश्चन जो भी पेपर में आते हैं वो सारे प्रीवियस रिपीट होते हैं। यानी जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो चाहते हो कि वो ऐसे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से सेम रिपीट नहीं होते हैं, मतलब जो सिस्टर थी उसका बार बार यही मुझे मैसेज आता, कॉल करती वही एक ही बात कहती थी कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसके जैसे आते हैं। मैं उसको हर बार यही कहता था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे मैथ हो चाहे जीके हो। जीके का हम कुछ भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि जीके कहीं से कैसा भी आ सकता है, लेकिन हम एक लेवल समझ सकते हैं। एग्ज़ाम जैसे सीजीएल का में जो लेवल है और एमटीएस का लेवल है उसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के जैसे मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है या इंग्लिश की हम बात करें तो क्वेश्चन के लेवल हम पकड़ सकते हैं प्रीवियस ईयर से, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्रीवियस ईयर से उसके जुड़े हुए उसके जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम वो क्वेश्चन पुटअप थोड़ी होते हैं, उसमें आंकड़े चेंज हो जाते हैं कई बार। तो वो बात करेंगे रीजनिंग के बारे में कि प्रेम भाई आपने रीजनिंग को कहाँ से तैयारी किया था? रीजनिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि रीजनिंग भी मैथ्स की सेम ही वही पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, बस डेटा इधर उधर होता है, एक आध क्वेश्चन नया इन्वेंट होता है, बाकी सेम वही है। रीजनिंग के लिए आपको आप चाहो तो एक किताब खरीद सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आपको मॉक टेस्ट जैसे दोगे तो आप रीजनिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, आपकी 30 में तो 50 में जैसे ही आ जाएंगे। बाकी एनालिसिस आप अच्छा करोगे तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो ये थी एक इनकी पूरी जर्नी, हमने सभी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो इनकी जो जर्नी मैंने सुनी उसमें मुझे 2 से 3 पॉइंट निकल के आए हैं। तो सबसे अच्छा जो पॉइंट इनका मुझे लगा था कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हुए थे किसी भी टॉपिक पे, हमेशा पॉजिटिव रहे थे। क्योंकि 2 से 3 एग्ज़ाम में फेल होने के बाद लड़के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और ये तो 7 एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, तो सोच सकते हो इनके जो माइंड पे जो प्रेशर है वो कितना होगा। तो इनको घर वालों से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, सभी को सपोर्ट मिलता है। जो कहते हैं कि मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं ये चीज़ नहीं मानता। और दूसरी मुझे सबसे अच्छी जो इनकी बात लगी थी कि जो ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, ये अपना बेस मजबूत करने में लगे हुए थे। इनको बस इनका एक ही फोकस था कि मेरी मैथ अच्छी हो जाए, रीजनिंग जीके इंग्लिश और ये सारी सब्जेक्ट मेरी अच्छी हो जाए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए मैं उसकी अच्छे से तैयारी कर सकूँ। क्योंकि कई साथी ऐसे होते हैं कि कभी इस टीचर से पढ़ लिया कभी उससे पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर टीचर से अच्छी तैयारी कर ली और बाद में अपना उसकी प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि इन्होंने मैथ के बारे में बताया था, पवन राव सर, अमित वर्मा सर जो हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बस एक टीचर के पीछे लग गए थे। और आपको मिनिमम मीटर रखना है, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो मिनिमम मीटर आपको रखना है। ज़्यादा इधर उधर की किताबें आपको नहीं लेनी है, ना इधर उधर के फालतू के यूट्यूब पे आप क्लासें लेनी है। ऐसा नहीं कि 2-3 क्लासेस की ले ली 2-3 क्लासेस की ले ली, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप यूट्यूब पर अगर देखना है तो किसी एक अच्छे टीचर का मैटर देख लो, टीचर सारे अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। तो जैसे नई वैकेंसी है वो अभी उसमें लगभग अप्रैल मई के आसपास में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 1 साल का लगभग टाइम है। तो जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथी, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अभी उनके पास समय है। तो प्रेम भाई उनके लिए आप अभी क्या कहना चाहोगे कि सिलेबस वगैरह है उनको कब से तैयार करना चाहिए? ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जब भी आए उसके लिए आपको
इस साल है अगली साल है, इसके लिए अमित भाई आपको गाइड हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप वैकेंसी इस साल है अगली साल है, आप बस अभी सिलेबस ले लो एक टीचर का, जो आपको पसंद हो वो ले लो, बस अभी से लग जाओ। वैकेंसी 1000 है 2000 है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आप अभी से कंटिन्यू करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बाकी अमित आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे चैनल पर। ये बात इन्होंने एक बात सही कही कि वैकेंसी कितनी भी आए आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपके ओबीसी में कोई कह रहा है कि पोस्टें कम हैं, रिजर्वेशन की वजह से पोस्टें कम हो गई, 1000 सीट हैं, 2000 सीट, 5000 सीट हैं। तो इस बार दिल्ली पुलिस की वैकेंसी काफ़ी बड़ी थी जो पिछली वैकेंसी थी, और इस बार हो सके तो मुश्किल से 4-4.5 की वैकेंसी आएगी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलने वाली है। तो आपको फोकस सिर्फ एक ही सीट में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी 5000 सीट आप अकेले ले बैठोगे। तो ये था हमारा आज का खास वीडियो। हमारे पुराने जो साथी थे उनसे एक अच्छी मुलाकात हुई। अब ये कुछ दिनों बाद चले जाएंगे जहाँ भी इनको पोस्टिंग मिलती है, तमिलनाडु या फिर कहीं भी जाओ जो भी है। तो ये हमने जो जर्नी शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूँगा। और कोई ऐसा साथी है जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको कमेंट में पिन कर दूँगा, तो आप उसमें मुझे अपने व्हाट्सएप में अपनी क्वेरी भेज सकते हो, तो उसमें आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।